राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 का इतिहास, उन फिरंगियों से, विधर्मियों से, विदेशियों से सशस्त्र चुनौती के द्वारा लड़ने का संघर्ष का इतिहास, इतनी बड़ी शासन सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने का साहस कौन कर रहा था? भारत माँ की सपूत और सपूत्रियाँ, क्रांतिवीर और वीरांगनाएं, नायक और नायिकाएं, ये सब लोग जान हथेली पर रखकर भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देश विदेश में हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग भारत मां को स्वतंत्र देखने की चाह में आहुत हो रहे थे, समर्पित हो रहे थे, निशावर हो रहे थे, कुर्बान हो रहे थे, बलिदान हो रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे और जेल की लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए वहीं पर दम तोड़ रहे थे। और काला पानी की सजा, घोर नरक की आप जो कल्पना कर सकते हो, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जो वो जेल थी। कभी कभी मैं उसका छोटा सा एक अध्याय, चैप्टर, पृष्ठ की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखा करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो काला पानी और भी बहुत लोग गए, लेकिन क्रांतिकारियों के वीर सम्राट, वीर सावरकर, जिनको 2 जन्म का कारावास हुआ, और उस समय भी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो एक अंग्रेज थे, उस समय के ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। शुरू के कांग्रेस के बहुत वर्षों तक अंग्रेज सेक्रेटरी ही उनके प्रेसिडेंट थे। अब सोचिए जरा, जिस कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज और शुरू के वो देश के वो चापलूस, हाँ में हाँ मिलाने वाले, दरबारी, कायर, बुजदिल, गद्दार, वो सब लोगों का एक जमघट था कांग्रेस। और प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज, कांग्रेस को बनाने वाले अंग्रेज, जिन्होंने वास्तव में देश की आजादी के लिए काम किया। हमें क्या बताया क्या गया? नेहरू और गांधी ने देश को आजादी लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी तक नहीं खाई। जेलें भी वीआईपीज थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे, बुक्स लिखी जा रही थी, और उस समय की वो जेलें जो क्रांतिवीरों के भाग्य में आ रही थी, वो अत्यंत कठोर, उसका एक एक पन्ना, एक एक पृष्ठ, अगर आप, मैं बीच बीच में कभी कभी उस जेल की हालात और उस जेल का वातावरण, उस जेल का कुल मिलाकर के एक चित्र आपके सामने मैं खींचा करता हूं कभी कभी। और वास्तव में जो लोग देश के लिए इतना सब सहन करते हुए कुर्बान हुए, उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। इस चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं अनसंग हीरोज को, पूर्ण रूप से अज्ञात उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायकों को आपके सामने ला रहा हूं, जो भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए और इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं। इतिहास का वह एक हिस्सा बने, स्वर्णिम इतिहास के वो स्वर्णिम पृष्ठ बने, उसके लिए कोशिश है ये राष्ट्रगाथा चैनल। ये प्रयास मेरा आपको कैसा लग रहा है ये तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन चलते हैं इस चैनल के उस मूल लक्ष्य की ओर, अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का। अभी वैसे भी 190 ईयर्स के बीच में भी मैंने थोड़ा कालखंड लिया है, 1924 से 1942, 1924 से 1942 तक, और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी आएगा। इस कालखंड में ही मैं लगभग 20-30 वीडियोस आप तक, एपिसोड भेजे होंगे,
और उस 20-30 एपिसोड में भी मैं आपके सामने 500 से ऊपर क्रांतिकारी ला चुका हूँ इस थोड़े से पीरियड में, और अभी और बहुत लाने जा रहा हूँ। अभी कल मैंने आपके सामने जो लाने का प्रयास किया वो 3-4-5, वैसे तो गिनती की 8-9 ही होंगे, लेकिन वो क्रांतिकारी जिनके लिए बलिदान तो कहीं कम नहीं था, बलिदान तो उनका बहुत बड़ा परिचय था, परंतु उनके लिए मेरे सामने, मेरे लिए उपलब्ध सामग्री थोड़ा इतनी नहीं थी कि मैं आपको विस्तार से उन सब के बारे में बता सकूं। लेकिन इतना ही काफ़ी है, जितना मैं बता सका उनको हमने स्मरण किया। आइए ऐसे ही कुछ मेरे सामने, मेरे लिए जो अल्प जानकारी है मेरे पास, उस कारण से ये तो अल्प नहीं हुए ना, इनका बलिदान तो वैसा ही है ना। चलिए आज हम कुछ नाम जोड़ते हैं। और 42 में करो या मरो का बलिदान मंत्र भारत के नगरों में ही नहीं, गांवों में भी चलने लगा था। गांधी ने थक करके वो सारा जीवन का उसका एक्सपीरियंस पता लग गया था, उसका सत्याग्रह और ये अहिंसा और वगैरह वगैरह, ये सब, ये इससे तो आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर 1942 के लिए उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, लेकिन वो 14-15 दिन के अंदर ही जेल, नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहा। उस समय क्रांतिवीरों ने सोचा ये समय है जब ये सत्याग्रही लोग तो आगे नहीं आ सकेंगे, लेकिन अपने क्रांतिकारी लोग इस झंडा को थामे, तिरंगे के झंडे को लेकर के हर गांव में, हर जगह जहां जहां भी लोग बाहर निकलेंगे उनका नेतृत्व करें। नेतृत्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम उनको चुनौती देंगे, पुलिस वालों को, पुलिस गोली चलाएगी, हमारा बलिदान होगा और ये गूंजेगा बलिदान। इस भावना के साथ क्रांतिवीर भी लगे हुए थे। नगरों में नहीं, गांव में भी ये आंदोलन चला हुआ था। लोगों के दिलों में बेचैनी और कुछ कर गुजरने की आकांक्षा भी पल रही थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ग्राम चीचली के निवासियों ने एक धार्मिक आयोजन किया, इसलिए कि लोग अधिक से अधिक आ सके और पुलिस को भी धोखे में रखा जा सके। लक्ष्य था ऐसे, भाई इमरजेंसी के अंदर 1975 में ऐसे कई आयोजन करना, कुछ दिखे कुछ, हो कुछ, ऐसा अब मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी जरूर बताऊंगा। ऐसा होता है आंदोलनों के अंदर, पुलिस को धोखे में रखा जा सके, आओ भाई हनुमान चालीसा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा करके धार्मिक आयोजन के बाद वो जब संपन्न हो गया तो वही जो लोग आए हुए थे, जन समुदाय, वही जन समुदाय एक राजनीतिक जुलूस के रूप में परिवर्तित हो गया। गांव के वातावरण में नारों की गूंज, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भाई ये तो धार्मिक आयोजन हो रहा था। पुलिस को भी पता चला, पुलिस पहुंची, उसने चेतावनी दी और पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लाठियों के प्रहार के फलस्वरूप आंदोलनकारी बिखरने लगे। लेकिन उसी समय एक महिला गोराबाई ने इस नृशंसता के लिए पुलिस को धिक्कारा और लोग जो भाग रहे थे उनको ना भागने के लिए अपील की। अब लोगों ने पुलिस की लाठियों का जवाब पत्थरों से देना शुरू कर दिया। पत्थरों की मार से विचलित होकर पुलिस ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली गौराबाई को लगी और वहीं धाराशायी हो गई। एक महिला पर गोली चलाने के लिए एक युवक मनसाराम ने पुलिस को धिक्कारा, आलोचना की, बहुत बुरा भला कहा, जोर जोर से बोला और कहा कि तुमने गोली मारनी है तो मुझे मारो। उसे भी गोली मार दी गई। एक युवक मनसाराम जसाटी
ये भी बलिदान हो गए। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में इस गांव चिचरी के 2 प्राणी बलिदान हो गए। गोराबाई की उस समय आयु 45 वर्ष की थी, 45। बहुत बालिकाएं, युवा युवतियां ऐसे बहुत मैंने पेश किए हैं, लेकिन ये 45 वर्ष की मैं महिला भी आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसकी एक पुत्री है। हाँ, गोराबाई की आयु बहुत, यानी कहना चाहिए 45 वर्ष की थी। पति का नाम श्री पातीराम था और एक पुत्री पार्वती बाई नाम की थी। पार्वती बाई बेटी थी जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय होकर के काम करने लगी। मनसाराम जसाटी एक वर्तमान व्यवसायी खुशहाल चंद का पुत्र था। ये दोनों बलिदान, यानी गोराबाई और मनसाराम जसाटी, ये दोनों बलिदान 23 अगस्त 1942 को हुए। इस प्रकार क्रांति भूमि बलिया में सन 1921 में सुखपुरा गांव में पुलिस की गोली खाकर मरने वाले इन सब लोगों का नाम तो मैंने गिनाया ही, और भी कई बलिदान हुए। उनके नाम हैं पर उनके बारे में मेरे पास कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं कि बलिया के अंचल में अगस्त क्रांति तेजी के साथ फैल गई। बलिया का नाम भाई स्वतंत्रता संग्राम में कई मामलों में है। कई दिन वो अंग्रेजों को बंद कर देते थे और अपना तिरंगा झंडा वहां लहराते थे। बलिया का एक ऐसा इतिहास है। बलिया के ही जयप्रकाश नारायण भी थे और बलिया के ही चंद्रशेखर भी थे। चलिए, ये क्रांति बहुत तेजी से फैल गई और पुलिस की भारी फौज भी क्रांति को दबाने के लिए वहां पहुंच गई। सुखपुरा नामक गांव में मिस्टर मार्श स्मिथ विद्रोह को दबाने के लिए वहां पहुंच गए। मार्श स्मिथ ने एक महंत पर गोली चलाई। महंत तो बच गए, लेकिन उनका हाथी गोली से मर गया। हाथी गोली से मर गया। मिस्टर स्मिथ ने चंडी प्रसाद नाम के किसान को इसलिए गोली मार दी कि वह नारे लगाता हुआ जा रहा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इसलिए गोली मार दी गई। यहीं पर बांसडीह नामक सारा गांव लूट लिया गया और फसलों को आग लगा दी। राम कृष्ण सिंह और बागेश्वर सिंह नाम के व्यक्तियों को इतना पिटवाया कि पिटते पिटते वे वहीं दम तोड़ गए। मुजफ्फरपुर जिले के श्री हरिहर सिंह इसलिए मार दिए गए कि वो भी इसी प्रकार के जुलूस में नहीं, अकेले नारे लगाते हुए जा रहे थे। इतना मारा कि उनका भी प्राणांत हो गया। और आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मारकपुर गांव के युवक चंद्रभान ने अगस्त क्रांति के लिए अपने जीवन की आहुति दी। कैसे? उसने शासन विरोधी जुलूस की अग्रिम पंक्ति में पहुंचकर अपने हौसले का परिचय दिया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो चंद्रभान इधर उधर होने के बजाय अपना सीना खोल करके खड़ा हो गया। अपने सीने पर गोली खाकर वो भी वहीं बलिदान हो गया। चंद्रभान के पिता का नाम श्री लाला राम स्वरूप था। ये कुछ नाम मैंने आपको, जिनके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है, लेकिन ये तो वो है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे कितने भाई अनंत असीम असंख्य भारत मां की स्वतंत्रता के लिए आहुत होने वाले, कुछ तो स्वयं आगे बढ़कर के कुर्बान होने वाले, और कितने ही निहत्थे असहाय लोगों पर गोलियों से लोगों को भून दिया गया, गांव के गांव चला दिए गए। इतने सारे बलिदानों के बाद मिली आजादी को हम कहें कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिसने एक लाठी निकाई, कांग्रेस ने लेके दी है जिसको एक विदेशी ने बनाया,
कांग्रेस भी देश के लिए उस समय पाप था और उसके आज़ादी के बाद भी वो एक पाप ही था। देश को, देश के भारत के ढांचे से डिरेल करने वाला वो पापी नेहरू ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये समझौता कर रहा था, एग्रीमेंट कर रहा था। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिल गए तो हम आपको सौंप देंगे। ऐसे पापियों को पहचानने में इस देश ने देरी कर दी है। यद्यपि काफ़ी ज़्यादा पहचाने गए हैं ये लोग। कुछ जो शाम को 6 बजे टीवी चैनल के ऊपर ऐसे उनकी आत्माएं, गद्दारों की आत्माएं अभी भी भटकती नजर आती हैं। वामपंथी नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, खालिस्तानी, सेपरेटिस्ट और कई रूप में, और 150 लोगों का जो एक इको ग्रुप है यहाँ पर, और बिकाऊ पत्रकार, ऐसे कुछ लोगों का इलाज कुछ का हो रहा है, कुछ का हो जाएगा, होना भी चाहिए। गद्दारों को नहीं पहचानोगे, गद्दारों को दंडित नहीं करोगे, सारे काम सरकार को नहीं करने भाई। सरकार को तो ये काम करने ही है, सख्त से सख्त कानून बनाने ही है। आतंकवादियों को, विरोधियों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को समाप्त करना ही है। लेकिन लोगों को भी पहचान होनी चाहिए ताकि ऐसे गद्दारों को जहां वो पनप रहे हैं वहीं पर उनको दबा दिया जाए। कौन दबाएगा? जागरूक समाज। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे हजारों अज्ञात कर्मवीर और कर्म वीरांगनाओं को मैं आपके सामने लाने का। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।